नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं नेहा। आज जो हमारे बीच हैं वो है गमछा मैन। जी हाँ, आपके गमछा मैन। आरजेडी में आप अगर तेजस्वी यादव और तेज प्रताप को जानते हैं तो गमछा मैन को तो उनसे ज़्यादा जानते होंगे। सर, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट। शुक्रिया बहुत बहुत। ये बताइए, ये चमकी बुखार पूरे तरीके से फैला हो लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया। देखिए, मैं आपको कहूँ ये बहुत बड़ी विडंबना है। तेजस्वी यादव जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि रांची में किन प्रताड़नाओं में हैं आप सब जानते हैं। मिनट मिनट का हिसाब ले रहे हैं। डेलीगेशन उन्होंने भेजा। अगर आज हम धरना प्रदर्शन में लग जाते जब क्रिटिकल फेज है तो क्या ये उचित होता? क्या हमारी संवेदनाएं इसकी इजाज़त देती हैं? मैं समझ रहा हूँ कि राजनीति में इतनी संवेदना बची रहनी चाहिए। जहाँ तक दबाव बनाने की बात है, हमने इतना दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री जी को जाना पड़ा। धन्यवाद आप मीडिया के साथियों का। आप और विपक्ष के कुछ स्वर मिल करके नीतीश जी को जाने को मजबूर करना पड़ा। अन्यथा एक कह रहा था कि नियति ने प्राण ले लिए, जो मंगल पांडे जी हैं। दूसरे झपकी ले रहे थे, वो हमारे सिस्टम को झपकी आ रही थी, हमारी व्यवस्थाओं को झपकी आ रही थी। फिर मंगल पांडे जी स्कोर पूछ रहे थे, जबकि उनको जानना ये चाहिए था कि बच्चों की अगली मौत ना हो। मैं समझ रहा हूँ कि इस पूरे दृष्टिकोण से ये पूरा इलाका इंसेफ्लाइटिस प्रोन है, पहली बार नहीं हुआ है। तो उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिकल केयर कोई चीज़ हुआ करती है जिसकी कॉन्स्पिक्यूअस एब्सेंस हमने देखी है। ये तो ठीक है, आपने पूरी सफाई दे दी पक्ष पे कि नीतीश सरकार अंत में। ये तो सच में बहुत बड़ा सवाल है। हम उनसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि अंत में जाने की क्या ज़रूरत है। जब 106 बच्चे मर ही गए तो आप क्यों गए उसके बाद? ये तो खैर उनसे सवाल है। लेकिन अभी तक आरजेडी से भी कोई प्रमुख चेहरा वहाँ पे नहीं गया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को आप प्रमुख चेहरा नहीं मानती हैं? प्रदेश का मामला था हमारे मुजफ्फरपुर का, वो उसी इलाके के रहने वाले भी हैं और हमने पूरा एक डेलीगेशन भेजा था और डेलीगेशन बहुत संजीदगी से गया था। हंगामा नहीं किया, बल्कि एक आध पत्रकार जो मैंने कल से देखा है, जिस प्रकार का हंगामा हुआ उस प्रकार की नहीं। हमें पता है कि अगली मौत रोकना हमारी प्राथमिकता है, उसके लिए दबाव बनाना है। और अगर हम डेलीगेशन भेजें, धरना प्रदर्शन करें वहाँ पर, मैं समझ रहा हूँ कि मीडिया का ही वर्ग 2 मिनट नहीं लगाएगा, कहेगा कि देखो बच्चों की लाशों पर राजनीति हो रही है। बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि मीडिया ही इस चीज़ को जो प्रमुख तौर पे मतलब हम कह सकते हैं इसको बाहर लाने का भी काम मीडिया किया है। थोड़ा देर से ही सही, लेकिन मीडिया ही इस चीज़ को बाहर लाया। खैर, इसके बाद अगर ये तो एकदम बहुत ख़राब चीज़ है जो भी हम जिस फेज़ से अभी गुजर रहे बिहार में, लेकिन उससे ख़राब फेज़ तो ये रहा कि लोकसभा में आपके पास एक सीट भी नहीं आया। देखिए, एक बात तो मैं आपके माध्यम से कहूँ, राजनीति बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। ये जो भाजपा 303 कर रही है ना, ये आज से 35 वर्ष पूर्व 2 के आंकड़े पे थी, पूरे देश में 2। ठीक, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक बात है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी तेरा दर कभी दर बदर, गमे आशिकी तुझे क्या पता हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। तो देखिए, जिंदा दल है ना, हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं, लोगों की हकीकत से हमारा वास्ता नहीं छूटा है। इस चुनाव में सिर्फ हम ही नहीं हारे। आप गौर करिए, किसानी हार गई, बेरोजगारी हार गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मसला हार गया, लहलुहान अर्थव्यवस्था हार गई। पजेस्ड माइंड का इलेक्शन था और पजेस्ड माइंड के इलेक्शन के सामने मुद्दे हार गए। हम तो दल हैं, जब लोग सरोकार के मुद्दे हार रहे हों और जो दल उनकी नुमाइंदगी कर रहे थे वो हार गए। ये तो ठीक है, मतलब बड़े लच्छेदार बातों के साथ आप चीज़ों को छुपा दे रहे हैं। लेकिन सभी मुद्दों को आपने बहुत स्ट्रांगली रखा लोगों के सामने, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, माइनॉरिटी का मुद्दा हो या फिर रिजर्वेशन का मुद्दा हो। ऐसा कोई मुद्दा नहीं रहा जिस पे आरजेडी बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ को नहीं रखी। और बावजूद इसके क्या ऐसा हुआ कि मैंने आपको एक बात कही ना, ये पजेस्ड इलेक्शन था। पजेस्ड इलेक्शन का मतलब होता है कि जब, जैसे हम लोग गाँव देहात में कहते हैं कि आत्मा अधीन हो गई, थोड़ा उसका खेल रहा, थोड़ा कई चीज़ें आ रही हैं, वीवीपैट वोटिंग के मिसमैच की भी खबरें आ रही हैं। वो भी थोड़ा अलार्मिंग है। मैं सीधे तौर पे कहता हूं कि ये सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ेगा। हम चुनाव हारे, इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं। हमने लोगों का जनादेश स्वीकार किया, लेकिन हम ये तय माने कि अब हम लोगों के सरोकार के लिए नहीं बोलेंगे। हम हारे हैं, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि लोग सरोकार के साथ काम करेंगे और हमारी वापसी होगी। हमारी वजह से अवाम
आवाम को भी लग रहा है कि ये हमने क्या किया महज इतने दिनों में। नहीं, इसके बाद जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आते हैं उसके बाद तेजस्वी यादव सीन से गायब हो जाते हैं। अभी तक वो गायब है, लोग जानना चाह रहे वो कहाँ है। कोई कह रहा सिंगापुर, एक पिछले इंटरव्यू में कहीं आपने कहा था नहीं वो दिल्ली में ही है। तो एक तो पहले आप इससे पर्दाफाश कीजिए। नहीं, मैं आपको सीधे बताऊं, मैं इसको इससे ज़्यादा ओछी चीज़ कोई नहीं मानता। एक व्यक्ति जिसने 289 सभाएं की, सबसे पहले उन्होंने शुरू किया संभवतः 23 या 24 मार्च से, और 19 मई तक सांस नहीं लिया, 5, 6, 7 सभाएं की। क्या उस व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उसका एक स्पेस हो जहां वो इन 3 महीनों में जो काम छूटे थे या जो उनकी प्राथमिकता थी, चाहे हेल्थ का इशू हो या कोई और इश्यूज़ हो, तो मैं समझ रहा हूँ इतना स्पेस मिलना चाहिए। और जितनी चिंता तेजस्वी जी के कहाँ होने को लेकर के है, अगर उतनी चिंता बिहार में इस दौरान जो इंसेफ्लाइटिस से मौतें हुई हैं उसके बारे में अगर वही चिंता होती ना, तो मैं समझता हूँ कि शायद बच्चों की मौत के आंकड़े में थोड़ी कमी होती। बीइंग अ प्रोफेसर, हम सब आपको जानते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ज्ञान पे गहरी पकड़ आपकी है, लेकिन बातों को आप घुमा भी बहुत अच्छे से देखते मैं हैं। घुमा नहीं रहा हूँ, मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ। मैं मानती हूँ कि जो अभी बिहार का फेस चल रहा है, जिस दौर से बिहार अभी गुजर रहा है, स्पेशली ये बच्चों की मौत, वो बहुत दर्दनाक है, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। रोल के साथ आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, लोगों का दिल मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, एक तो सामूहिक नेतृत्व कोई चीज़ होती है। मैंने आपके पहले प्रश्न के जवाब में कहा था कि तेजस्वी जी, लालू जी के कहने पर हमारा डेलीगेशन गया था, लेकिन हम हंगामा नहीं करना चाहते थे। मैं अभी भी दोहरा रहा हूँ, अगर तेजस्वी जी मुजफ्फरपुर चले जाएं अभी और मुजफ्फरपुर जा कर के वो जाहिर तौर पर वहाँ खड़े हों, कौन बोलेगा? सबसे पहले वहाँ का सत्ता पक्ष बोलेगा देखिए लाश पर राजनीति करने आए। हम ये मौका नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चों की तीमारदारी हो, कोई अगला बच्चा ना मरे। अगर वो प्राथमिकता होगी ना तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपनी बात भी कह रहा हूँ, 23 को हम चुनाव हारे, 10 दिन तक मैं लगभग किसी से नहीं मिला। मैं चाहता था सोचूं, बैठूं, बहुत सारे काम जो मेरे छूट गए थे उसको पूरा किया। तो मेरा ये मानना है कि इतना स्पेस किसी भी व्यक्ति को मिलना चाहिए। उससे आप जिस पर्सनल स्पेस की बात कर रहे हो वो सब हम सब मानते हैं कि ऐसा नहीं है कि नेता अगर एक पब्लिक फिगर है तो उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होती, ज़रूर होती है। लेकिन 20 दिन हो गए हैं सर, 20-25 दिन होने जा रहे हैं। एक बात तो ये रही। दूसरी बात कि अब तो आपके गठबंधन के सभी घटक दल चाहते हैं कि एक समीक्षा बैठक हो जिसको तेजस्वी यादव लीड करें। वो भी होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि इतने दिन हो गए, आप कह रही हैं, भाजपा और जदयू के लोग भी दिन गिन रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ वापसी होगी और फिर उल्टी गिनती शुरू होगी। उल्टी गिनती तो अब लग रहा है जीतन राम मांझी कभी आपको कह रहे हैं कि उनके इफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, फिर इधर और आपके घटक दल जो है वो कांग्रेस भी आपका दामन छोड़ने करी नहीं, हम अकेले लड़ते तो ज़्यादा अच्छा करते, हम आरजेडी के साथ चले गए तो हम बुरे फंसे। अब कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व में कोई कौन क्या बोल रहा है, इस पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं है। हमारे दल की जब कभी बातचीत होती है कांग्रेस हाईकमान से होती है, और हाँ थोड़ी विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं ना, तो वैसे लोग जो इमीडिएट सरोकारों से इत्तेफाक रखते हैं कि ये मिला या ये ना मिला, वो बोलते हैं। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अंततः जितने हमारे घटक दल हैं ना, ये सिर्फ गठबंधन पॉलिटिकल पार्टीज़ का नहीं था, ये सामाजिक समीकरणों का गठबंधन था, सामाजिक आधार समूह का गठबंधन था। ये इसका मंथन पूरी तरह नहीं हो पाया, वक्त शायद कम था, लेकिन ये कोशिश हम जारी रखेंगे और आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। विधानसभा में क्या, सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, और तेजस्वी यादव भी अपने ड्रेस कोड और स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली यूथ में तो उनका क्रेज़ चल गया है तेजस्वी यादव का, एज यू ऑलरेडी नो। तो ऐसा लग रहा है कि आरजेडी के नेता स्टाइलिश भी होते जा रहे, तो अगला आरजेडी के पॉलिटिक्स स्टाइल का क्या होगा? नहीं, आरजेडी के नेता बिल्कुल स्टाइलिश नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं तो है। बहुत अच्छी बात है सर, हम लोग स्टाइलिश नेता को देखना चाहते हैं। नहीं, हम तो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक ऐसी स्टाइल हो जहां लोक सरोकार प्रमुख हो, जहां साहब तेरे सुबह की जय, साहब तेरे शाम की जय, इस राजनीति का खात्मा हो, वो ज़रूरी है। और अंत में आपसे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि यूथ में जो उनका क्रेज है ना,
उसको इस चुनाव के नतीजे पे ही मत तौल दीजिए। अभी कई चुनाव आने वाले हैं। बस अगला वही सवाल था, विधानसभा में की क्या तैयारी रहेगी? क्या आरजेडी खुद के दम पे लड़ेगी या गठबंधन जो है इसी तरीके से चलेगा, या कुछ नई रणनीति आप लोग तैयार कर रहे हैं? रणनीति में दो चीज़ होती है, एक होते हैं मुद्दे हमारे तय हैं, और रणनीति का जो दूसरा हिस्सा है उसमें हम बात करेंगे। अभी इट इज़ टू अर्ली, अभी हम लोग बैठेंगे, बात करेंगे और आपको बता रहे हैं एक सरकार बनाएंगे। एक लास्ट सवाल, आरजेडी का जो हम लोग बहुत शुरू से पॉलिटिक्स देखे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव से हो, अब लालू से हम तेजस्वी पे आ गए, तो एक माइनॉरिटी फैक्टर हमेशा से घूमा है। इसके आगे आरजेडी क्या करेगी? देखिए, माइनॉरिटी फैक्टर कह करके इसकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। आपको ये बता दूं कि लालू जी गरीब गुरबा के नेता थे और तेजस्वी जी भी गरीब की राजनीति करना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि गरीब के सरोकार उतने मायने नहीं रह गए। कई दफ़ा भारत माता की जय के स्वर में जो हमारे मुद्दे होते हैं वो गौण हो जाते हैं। कल ही आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि लोग जब शपथ लेने जा रहे हैं, संविधान की शपथ, लोग शायद भूल गए हैं कि संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें हैं, तो लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। मैं तो समझ रहा हूँ कि अगर मर्यादा पुरुषोत्तम वापस धरती पे आ जाए ना, तो इनको कान पकड़ करके दो दो थप्पड़ मारेंगे, कहेंगे कि मेरे बच्चों को बचाओ पहले, मेरी जय जयकार बाद में करना। सर, ये आज का मुद्दा है वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम ऑब्सेस्ड है। एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या हासिल किया हमने, चुनाव जीत गया आप अलग बात है। वन नेशन वन इलेक्शन, मैं अगर सच कहूँ तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा की बैठकों के ठीक खिलाफ जाता है, फेडरल स्ट्रक्चर और बहुलवाद के खिलाफ जाता है। अब लीजिए, जिस इलेक्शन कमीशन की काबिलियत पर आप वन नेशन वन इलेक्शन करवा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन बिहार में 7 फेज में चुनाव कराता है, यूपी में 9 फेज में चुनाव कराता है। पहले वो इकबाल तो काबिलियत तो पैदा करो। और मान लीजिए जो कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली है, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या करिएगा, उनको भंग कर दीजिएगा मिडवे, मध्यावधि चुनाव एक साथ चूंकि होना है। और अगर मान लीजिए चुनाव के बाद भी 2-3 विधानसभाओं में ऐसी परिस्थिति बनी कि 6 महीने के बाद सरकार गिर गई, क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन, अगले वन नेशन वन इलेक्शन का इंतजार। मैं समझ रहा हूँ इन सरकार को प्राथमिकता देखनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो हालत है, लहूलुहान अर्थव्यवस्था, उस पर चर्चा नहीं है। पायदान पे जो सबसे निचले क्रम पे है वो इनके लिए पहला क्रम हो जाता है। अगर यही चर्चा होती कि अब गोरखपुर हो या मुजफ्फरपुर, कोई बच्चा इंसेफ्लाइटिस से नहीं मरेगा, क्या इसके लिए एक सत्र ना बुलाया जाए? ये सारे प्रश्न मैं समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को जनहित में एक बार सोचना होगा। ये आखिर क्या इसके पीछे क्या आपको लग रहा है? अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन कर देते, फिर ये सिविल कोड की बात करते हैं, इन सब के पीछे आखिर ये चाहते क्या है? जस्ट आई वांट टू नो, बीइंग अ युवा प्रोफेसर। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को महारत हासिल है कि ऐसे मुद्दे गढ़ो कि लोक सरोकार के मुद्दों पे चर्चा ही ना हो। अब वन नेशन वन इलेक्शन चलेगा टेलीविज़न में, हर जगह उसी पे बात होगी। इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की कहानी ख़त्म, ठीक। उसके बाद ये एक अलग किस्म का जय श्री राम का शुरू कर देंगे। मामला न्यायालय के विचाराधीन है, तो या तो तय करो कि न्यायालयों पर ताला लटका दो, वो नहीं। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को मानने वाले लोग नहीं है, आस्तीन में राम को लेके चलने वाले हैं। और बापू के जो लोग हैं ना, जो हे राम, वो वैष्णव जन तो तैने कहिए दिल में लेके चलते हैं। तो ये फ़र्क है। तो इनकी पूरी कोशिश होती है कि नॉन इश्यूज़ पे हंगामा खड़ा करो ताकि इश्यूज़ पे बातचीत ना हो, और अब तक वो सफल होते रहे। ये हमारे मुल्क की प्राथमिकताओं की असफलता की कहानी भी कहता है। ये थे हमारे साथ गमछा मैन ऑफ द बिहार, आरजेडी के राज्यसभा मेंबर श्री मनोज झा सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत इंटरटेनिंग इंटरव्यू आपने देखा। अगर आपको पसंद आया हो इनकी बातों में, इनकी बातें पसंद आ रही हो, इनके मुद्दे पसंद आ रहे हो, तो आप खूब सारा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।